वेलकम टू ऑल पाथफाइंडर्स आईसीआर टेक्नीशियन की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। इसमें हम सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो कि 2022 की परीक्षा में पूछे गए थे और इनसे संबंधित जो संभावित क्वेश्चंस हैं पूछे जा सकते हैं उनको हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपने सिलेबस में ही समझ लिया होगा कि इसमें 75 मार्क्स का वेटेज सिर्फ जीके, जीएस और करंट अफेयर्स से है, तो इसी को ही हम टारगेट करते हुए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाले हैं। कि मैथ्स का पोर्शन आपने पहले भी देखा था कि इसका काफ़ी टफ आता है, तो अगर हम 75 से जितने मार्क्स खींच सकते हैं वो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन पूछा गया था फरवरी में, जो 22 तारीख को एग्ज़ाम कराया गया था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो जिसमें आपके ऑप्शन हैं सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, फारस की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध सभ्यता है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसका डिटेल, साथ ही आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यह नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हैं। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, यानी वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो निम्नलिखित में से क्या था? जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, यहाँ दालें होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, सब्जियां और फल। तो इसका करेक्ट आंसर है दूध और इससे बने उत्पाद जो हैं वो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन थे। तो चलिए इसको हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, दही, घी आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध को यव यानी जौ डालकर क्षीर, यानी जो हम अभी खीर बना खाते हैं उसका उल्लेख मिलता है किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है, यानी चावल और नमक का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनमें से किन का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं पाया गया है, तो संभावित है कि इससे प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला? ये आपके आधुनिक भारत से पूछा गया क्वेश्चन है कि किस आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? चंपारण सत्याग्रह, विभाजन विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किसमें इसको पूरा समर्थन मिला था, दोनों ही कम्युनिटी। इसका करेक्ट आंसर होगा असहयोग आंदोलन को दोनों ही समुदायों से पूरा समर्थन मिला था। तो चलिए इसके डिटेल को देख लेते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। खिलाफत आंदोलन 1920 और असहयोग आंदोलन 1922 में हिंदू और मुसलमानों दोनों का साथ मिला था। इस संदर्भ में एनचीएसटी की टिप्पणी उल्लेखनीय है। इस मिसाल में हम मुसलमानों और हिंदुओं और मुसलमानों से भिड़ नहीं पाएंगे, यानी ये जो टिप्पणी है एनचीएस की, इन्होंने ये इस बारे में कहा था असहयोग आंदोलन के दौरान, क्योंकि इसमें दोनों का समर्थन मिला था। इस संदर्भ में गांधी जी ने कहा था हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जा सकता है जो 100 वर्षों से में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। यानी इन अगर हम बातों को देखें तो इनको भी पूछे जाने की संपूर्ण संभावना है, क्योंकि आईसीआर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ रहा है जिनकी हमें उम्मीद नहीं होती है कि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? यानी वन भूमि कितना एरिया है, जो भारत का लैंड एरिया है उस पर वन कितने % एरिया पर पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 21 दशमलव के करीब करीब है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 20 होगा। 20% एरिया पर पाया जाता है वन भूमि। तो इसका देख लेते हैं डिटेल में, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। यहाँ से संभावित ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत में वन रिपोर्ट स्थिति 2023, यानी प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम देखें नया तो भी ये 21.23% के आसपास होता है। तो इसका विकल्प ए करेक्ट होगा। वर्तमान स्थिति भारतीय वन रिपोर्ट स्थिति यानी 2017 के अनुसार भारत का 21.54% भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है, यानी पहले से थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। 21.23 से
बढ़ करके 21.54 हो गया है। तो इतने का इंक्रीमेंट हुआ है वन क्षेत्र में 2013 और 17 के मुकाबले में। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। एसआई मात्रक आपको बताना है, ऊष्मा का निम्नलिखित में से क्या होता है। यहाँ पर एसआई पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जूल, न्यूटन, कैलोरी या फिर केल्विन। तो इसको आपको करेक्ट आंसर बताना। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इसका चलिए डिटेल में देख लेते हैं जो इससे संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो सकती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी या किलो जूल आदि में भी किया जाता है। तो यानी एसआई मात्रक जो है इसका जूल है और इनके मापन की जो श्रेणियां हैं कैलोरी है, किलो कैलोरी और किलो जूल में भी इसको नापा जाता है। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंद्रावती, पर्णहिता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं, यानी किसकी ये सहायक नदियां हैं। ये तीनों गंगा की, गोदावरी की, कावेरी या फिर कृष्णा की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां और इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा अगर पूछे किस नदी को कहा जाता है तो वो कावेरी नदी, गोदावरी नदी को कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा। और उत्तर भारत की गंगा हमारी जो गंगा माँ है उसी को कहा जाता है क्योंकि इसकी सर्वाधिक लंबाई है। इसकी डिटेल को देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंद्राणी, प्राणहिता और सबरी नदियाँ गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। इनकी अन्य सहायक नदियों में वर्धा, पेनगंगा, मानेर, मंजीरा, पूर्णा, प्रभासर ये कुछ नदियां हैं। दूधना और वेनगंगा। वेनगंगा बार बार पूछा जाता है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन आईसीआर में ही। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछे तो गोदावरी नदी है। और उत्तर भारत की अगर सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन, मृदा की लवणता मापी जाती है, यानी मृदा की अगर लवणता की बात करें वो किससे नापी जाती है। चालकता मापी से, आर्द्रता मापी से, साइक्रोमीटर से या वृद्धि मापी से। तो चालकता मापी से किसी भी पदार्थ की चालकता नापते हैं, आर्द्रता मापी से आर्द्रता नापी जाती है और वृद्धि मापी से उसकी जो लेंथ है उसको नाप सकते हैं। और साइक्रोमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको डिटेल में देख लेते हैं। मृदा में लवणता की मात्रा का पता लगाने के लिए चालकता मापी का प्रयोग किया जाता है। साइक्रोमीटर एक प्रकार का आर्द्रता मापी है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत टाइप हो गया है, तो इसका साइक्रोमीटर करेक्ट आंसर होगा। 8th क्वेश्चन है जो कि हम आगे देख लेते हैं, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। यानी कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली, लावा मिट्टी, दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी या पूर्ण जल वाहित मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा काली मिट्टी जो होती है वो कपास के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी मिट्टी मानी जाती है। का से कपास और का से काली मिट्टी, आपको इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। इसकी डिटेल को देख लेते हैं। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी काली मिट्टी है, इसे काली कपास की मिट्टी कहा जाता है। इसमें उच्च जल धारण क्षमता, वायु संचरण अधिक होता है, इसीलिए कपास के लिए बहुत ही अच्छी मृदा मानी जाती है। 9th नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। लघु उद्योग, वृहत उद्योग या प्राथमिक और द्वितीयक उद्योग, आधारभूत और उपभोक्ता, कृषि आधारित और खनिज आधारित। यहाँ पर आप देख सकते हैं कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योग पूछा गया है, तो कृषि आधारित और खनिज आधारित जो उद्योग हैं उनका वर्गीकरण होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। इसकी डिटेल को देखते हैं। कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कृषि आधारित और खनिज आधारित है, यानी जो कृषि पर आवेस्ट और जो हमारे मिनरल्स बेस्ड हैं, चीनी, कपड़ा इत्यादि उद्योग कृषि तथा लोहा, कोयला, पेट्रोलियम आदि उद्योग खनिज उद्योग पर आधारित उद्योग हैं। यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्राथमिक तथा औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो उद्योग हैं ये द्वितीयक क्षेत्र के हैं और टोटल 3 क्षेत्रों में बांटा गया है उद्योग को, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये संभावित प्रश्न है, पूछा जा सकता है। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत आया था, यानी कैबिनेट मिशन जो है भारत किस वर्ष में आया था ये आपको बताना है। 1943, 44 या 1945 या फिर 1946 ऐसे ही ऑप्शंस दिए गए थे कि आपको कन्फ्यूजिंग हो, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है।
इसका करेक्ट आंसर होगा 1946 में, माफ़ कीजिए 1946 में भारत कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसकी डिटेल को हम देख लेते हैं नीचे कि इसमें क्या क्या आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेंगे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके अन्य 2 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, यानी इसमें 3 थे और ये तीनों ही अंग्रेज थे। इसी की वजह से इसका विरोध भी किया गया था कैबिनेट मिशन जब भारत आया 1946 में। 11वें नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 1937 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? बंगाल और पंजाब में, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में, मद्रास और मध्य प्रांत, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल और पंजाब में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल था। क्वेश्चन की डिटेल को देख लेते हैं। वर्ष 1937 में चुनावों में कांग्रेस को बंगाल, पंजाब और सिंध में पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका, यानी 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, बंगाल, पंजाब और सिंध में। यहाँ आप डिटेल में देख सकते हैं, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग को बहुमत मिला, बंगाल में कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग की सरकारें गठित हुई, सिंध में भी गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, यानी 3 राज्य थे जिसमें गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 12 नंबर का क्वेश्चन है। और अगर आप एसएससी, एमटीएस या सीजीएल की परीक्षा देना चाहते हैं तो इसकी भी श्रृंखला चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अधिकांश परीक्षाओं में वनडे की ये जरूर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लेखपाल की परीक्षा में भी पूछा गया था, यूपी SSC ने जो कराया था उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सती प्रथा का अंत विलियम बेंकेट ने किया था, लॉर्ड विलियम बेंकेट, ऑप्शन नंबर सी होगा। और लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति थी और इसी प्रकार से है, इनकी डिटेल को देख लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंकेट सती प्रथा का अंत किया था। यहाँ आप देख सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर भारत में सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था और राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा हुआ था। 1829 में नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। ये पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है क्योंकि 21 नियम के तहत विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया, यानी सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। वो नियम 17 के तहत किया गया था 1829 में। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और 1830 में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया, यानी सबसे पहले 1829 में हुआ और 1830 में तीनों ही प्रेसिडेंसीज में इसको लागू कर दिया गया था। 13 नंबर का क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था ICAR के द्वारा प्रीवियस 2022 की परीक्षा में, तो संभावित है कि टीपू सुल्तान से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के शासक थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए इसके डिटेल को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बना, यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक किस वर्ष बना था? तो 1782 में बना था। ऑप्शन इसमें जो है करेक्ट होगा, मैसूर का शासक था। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी, यानी किस युद्ध के बाद पड़ी थी? पानीपत की तृतीय युद्ध, पानीपत की दूसरी लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई, ये पानीपत की पहली लड़ाई। ये क्वेश्चन भी 2022 का पूछा गया है, CSIR का क्वेश्चन है, तो इसकी डिटेल को भी हम इसमें देख लेते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो पानीपत की प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में, उसी के तहत इसकी नींव पड़ी थी मुगल साम्राज्य की। हाँ, आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। पहली बार इसी युद्ध में बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का भी प्रयोग किया था भारत में। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में भी पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन संभावित है कि पूछा जा सकता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि पानीपत की द्वितीय और तृतीय युद्ध किस किस सन में हुआ था, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? इनमें से सफदरजंग,
सादत खान, शुजाउद्दौला या फिर आसुफ उद्दौला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साउद्दौला खान जो था, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने ही स्वायत्त राज्य का स्थापना की थी अवध प्रांत में। अवध का बफर राज्य के रूप में जाना जाता है, यानी बफर राज्य वो राज्य होते हैं जो चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं अन्य राज्यों के द्वारा। अवध राज्य ने अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खान यानी बुरहानुल मुल्क को कहा जाता है, यानी इन्हें ही माना जाता है संस्थापक सादत खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है जो कि जियोग्राफी से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि इनमें से क्या नाम है जो कि अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र है भारत का। तो दक्षिणी गंगोत्री जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट है। यहाँ आप डिटेल में देख सकते हैं, दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत की स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है। 17 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी। ये करंट का क्वेश्चन है। तो बांग्लादेश के साथ ये बदला बदली की गई थी, जो कि बांग्लादेश के साथ भारत ने 111 गांवों को दिया था। और इसी संदर्भ में चलिए इसकी हम डिटेल को देख लेते हैं। जून 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक सीमा मानचित्रों की अदला बदली समझौता हुआ, यानी कि बंगाल की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तहत भारत के 111 क्षेत्र और बांग्लादेश ने 51 क्षेत्र भारत को सौंप दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है। ये उस समय का पूछा गया क्वेश्चन था, लेकिन अभी जो भारत की सबसे लंबी टनल है वो कोई और सी है, तो इसको हम इसी में देखने वाले हैं। तो जवाहर टनल जो है वो जम्मू और कश्मीर में ही स्थित है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। इसकी डिटेल को देख लेते हैं। भारत सड़क मार्ग की तत्कालीन सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग थी, जो जम्मू कश्मीर राज्य के बनिहाल दर्रे में स्थित है। बनिहाल दर्रे से होकर के जम्मू और श्रीनगर मार्ग गुजरता है। इसका देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जो वर्तमान में चेनानी नासरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। यानी अब अगर पूछा जाता है तो आपको चेनानी नासरी जो सुरंग है इसको बताना है कि सबसे लंबी सुरंग है भारत की। जवाहर सुरंग उस समय की थी जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पठार पूछा गया है। दक्षिणी पठार, छोटा नागपुर पठार, लद्दाख पठार या बघेलखंड पठार। तो बघेलखंड पठार जो है छत्तीसगढ़ में और छोटा नागपुर पठार आपका छत्तीसगढ़ झारखंड में, और ये साउथ का पठार है। तो इसमें सबसे ऊंचा जो है लद्दाख का पठार है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, लद्दाख पठार। इसकी डिटेल को देख लेते हैं। नीचे है, भारत में सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। वस्तुतः तिब्बत पठार का एक भाग है, यानी ये जो लद्दाख का पठार है वो तिब्बत का एक भाग है। बाकी डिटेल्स को आप देख सकते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी भारतीय प्रायद्वीप, अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि भारतीय प्रायद्वीप की अगर सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। इसकी डिटेल को आप यहाँ से देख सकते हैं। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है और उत्पत्ति नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर स्थान से होती है और सहायक नदियाँ इसकी इस प्रकार से हैं। और इसे दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। पहले क्वेश्चन में आपको इसको समझा दिया गया है डिटेल में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बायोलॉजी से संबंधित है। एंजाइम होते हैं सूक्ष्म जीव, प्रोटीन, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक या फिर फफूंदी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोटीन होते हैं। जो एंजाइम्स हैं वो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल में आप देख सकते हैं कि एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक नहीं है, कार्बनिक पदार्थ हैं। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कुहेन ने की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एंजाइम की खोज किसने की थी, तो कुहेन के द्वारा की गई थी। 22 नंबर का क्वेश्चन है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। यानी डायस्टेज एंजाइम जो है वो लार ग्रंथियों से स्रावित होने वाला एंजाइम है, जो कि आप डिटेल में यहाँ देख सकते हैं। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथियाँ हैं। यह स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। 23 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। यानी यकृत सिरोसिस किस धातु की विषाक्तता के कारण होता है। कॉपर, लेड, मरकरी या फिर जिंक के द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा
ऑप्शन नंबर ए कॉपर के द्वारा ये फैलता है। तो यहाँ आप नीचे इसकी डिटेल को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, आयोडीन मानक का प्रयोग किसका प्राक्कलन करने के लिए किया जाता है? तेल में हाइड्रोक्सी समूह के लिए, तेल में क्षार तत्व के लिए, तेल में अंतरता के लिए, या कार्बोक्सिलिक समूह के लिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तेल में असंतृप्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको यहाँ आप देख सकते हैं। आयोडीन मान का प्रयोग वसीय अम्लों में असंतृप्त यानी अनस्टेलाइजेशन की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस सेशन का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 25 नंबर का, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? यानी जो जल में घुलनशील विटामिन होगा वही निकल जाएगा। तो जल में घुलनशील विटामिन इस प्रकार से हैं, W फॉर वाटर और BC आप याद कर सकते हैं, यानी WBC, B और C विटामिन घुल जाते हैं। तो ऑप्शन में C विटामिन दिया गया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, मानव शरीर के लिए उपयोगी 13 प्रमुख विटामिन है, 4 वसा में घुलनशील हैं और बाकी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। छिली हुई सब्जियों में धोने से विटामिन C तथा जल में घुलनशील अन्य विटामिन निकल जाते हैं। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ आपको अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।